जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th में 2021 में पूछा गया द्वितीय पाली का साइंस का एमसीक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है पहला कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी जो पीतल होता है, पीतल क्या है, ये एक अपारदर्शी धातु है ना। पीतल जानते हैं, एक मिश्र धातु होता है। ये पीतल को लेंस के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे जो जल है, ठीक है, और कांच है, ये लेंस के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। ठीक ना, आप समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन 4 है 4। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी 2 हो सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की संख्या 2 है ना। तो 2 इज अ राइट आंसर। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कॉर्निया, ऑप्शन बी है रेटिना और ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है आइरिस। तो क्या इसका होगा राइट आंसर? दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी है रेटिना। ठीक ना, तो रेटिना पर ही आँख के जो भीतरी पार्ट होता है, रेटिना भीतरी लेयर होता है, उसी पर क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाने में समर्थ होते हैं, है ना। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक ना, यानी साइन आई बटा साइन आर इज अ राइट आंसर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो इसका सही जो उत्तर है फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन ए कह रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है अवतल दर्पण, सी कह रहा है समतलोत्तल और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो सबसे जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। एक्चुअली जो फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होता है वो दर्पण के दाहिने साइड में होता है। ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये है दर्पण। ठीक ना, इस तरह से होता है ना। तो जो फोकस, कहने का मतलब मुख्य फोकस कहाँ होता है? तो दर्पण के दाहिने होता है। यहाँ पे होता है मुख्य फोकस, ठीक है, और यहाँ पे होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक ना, तो फोकस दूरी क्या होती है? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी। तो चूंकि फोकस दूरी दाहिने है इसलिए ये प्लस में होगा। ठीक ना, तो कह रहा है कि केवल गोली दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 cm है। तो प्लस किस में होता है? तो वन एंड ओनली किस में? तो उत्तल में होता है। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। मतलब तो तालाब का जल होता है वो गहरा दिखाई देता है, मैंने कम कम दिखता है गहरा। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है बिल्कुल वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी तालाब हमको उसकी जो गहराई है कम दिखती है देखने पे। वो कैसे क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। वहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन की घटना काम करती है। ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है नेगेटिव। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आप जानते हैं इस प्रकार से होता है, अवतल दर्पण होता नहीं ऐसा। तो इसमें क्या होता है, ये तो मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे जहाँ काट रही है दर्पण पे, ये यहाँ पे हो गई ध्रुव, और यहाँ पे फोकस और यहाँ पे वक्रता केंद्र। ठीक ना, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो फोकस है अवतल दर्पण में वो दर्पण से बाएं साइड में है। ठीक ना, तो बाएं साइड में कोई भी दूरी मापेंगे तो वो क्या होगी अक्सर? तो अक्सर माइनस होती है। ठीक है, दर्पण से माइनस, बाएं साइड में जो भी दूरियां होती है माइनस में होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप कि जो वस्तु दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी? माइनस ही होगी, क्योंकि वो हमेशा बाएं ही होती है दर्पण से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है,
8 नंबर कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन से ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर पता है पहले तो आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं पहले, ठीक है, समझ गए। तो इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपके सामने जो है ऑप्शन यहाँ पे बी, ये है इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। r बराबर होता है 2f, क्या होता है, r बराबर 2f होता है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है जिसको कहते हैं ना, जो जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए हीटर, तो ठंडा आ रही है, बहुत लोग खरीदेंगे हीटर, तो उसमें देखेंगे आप कि एक कॉइल लगी होती है, एक मतलब चिकनी मिट्टी पे कॉइल लगी होती है, ठीक है। तो उस कॉइल को क्या बोला जाता है, वो किस चीज़ का बना होता है, वो क्या होता है, उसका नाम क्या है कॉइल का, ठीक है। जो वही जलता है और वही हीट होता है, जिससे पूरा आसपास के एनवायरनमेंट हीट कर देता है, ठीक है। तो उस पदार्थ का नाम क्या है बताना है, तो उसका नाम होता है नाइक्रोम। क्या होता है, नाइक्रोम होता है। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाइक्रोम क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपके सामने है। कह रहा है कि 1 यूनिट बिजली का मान कितना होता है। जो एक होता है यूनिट विद्युत ऊर्जा, उसका मान कितना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे है ऑप्शन डी में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो कह रहा है 3 × 10⁻6, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यही क्या है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, जिसको कहते हैं 1 किलोवाट घंटा भी। क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं। उसी 1 किलोवाट घंटा को कहा जाता है बोलचाल में 1 यूनिट, ठीक है। तो उसका मान कितना होता है, तो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किलोवाट या घंटा इकाई है। तो जो किलोवाट घंटा होता है वो इकाई होती है ऊर्जा की, किसकी होती है, तो ऊर्जा की इकाई होती है। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन ए में है, जो बिल्कुल सही उत्तर है इसका हो जाएगा ऊर्जा की, ठीक है, समझ गए। तो वही हमने बताया भी पहले कि 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। जानते हैं कि जो ऊर्जा है उसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जो फ्यूज होता है वो धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। यानी जो ऊष्मीय सिद्धांत होता है, ठीक ना, विद्युत का, उस पर काम करता है विद्युत फ्यूज, ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो वोल्ट मीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में ना समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, किसमें, तो इस ऑप्शन इसका जो बी है समानांतर क्रम, पैरेलल जो इसका ऑर्डर है, इसमें उसको जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी वो उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए कह रहा है तापीय ऊर्जा को, ऑप्शन बी कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा को, ऑप्शन सी कह रहा है सौर ऊर्जा को, ऑप्शन डी कह रहा है स्थितिज ऊर्जा को। तो इन चारों ऑप्शन में से जो बिल्कुल जो इसका सही उत्तर है, करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। यानी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन, जल विद्युत संयंत्र, यानी जल की स्थितिज ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, समझ गए, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। जो विद्युत बल्ब होता है 100 वाट का, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल वह है ऑप्शन सी, यानी निष्क्रिय गैस होती है। क्या होती है, निष्क्रिय गैस, जैसे ऑर्गन हो गया, नियॉन, ठीक ना, इस प्रकार से गैस भरी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपके सामने है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच हो सकता है, ठीक है, यानी एक ऐसा घोल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उस घोल का पीएच मान क्या है। यानी जाहिर सी बात है वो घोल कैसा होगा, अम्लीय होगा। एक आप बताते हैं ट्रिक, जैसे बोल सकते हैं आप अनीला, क्या कर सकते हैं, अनीला, यानी अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, समझ गए दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन चारों में से कि ऑप्शन ए कह रहा है
2 ऑप्शन बी कह रहा है 9 ऑप्शन सी कह रहा है 7 ऑप्शन डी कह रहा है 10। तो आप जानते हैं कि 7 से नीचे जितने भी होते हैं पीएच मान वाले वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और 7 से ऊपर जितने होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं, और 7 उदासीन होता है। तो जब ये घोल है वो अम्लीय है तो इसका पीएच क्या हो सकता है, तो पीएच यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन ए यानी 2 हो सकता है, जो कि अम्लीय पीएच को दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, जो बेंजीन होता है उसका अणु सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन 4 गो है। पहला ऑप्शन है कह रहा है कि मेथेन NCH4, ऑप्शन बी कह रहा है C2H6 यानी एथेन, ऑप्शन सी कह रहा है C6H6, और ऑप्शन डी कह रहा है C2H4। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन जो सी है वो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है। तो एथिल अल्कोहल को IUPAC नेम जो होता है उसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल कहा जाता है। ठीक है, या उसको कह सकते हैं एथेनॉल, इस प्रकार से उसको, या उसको एक ही में जोड़ के एथेनॉल कहा जाता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है वो एथेनॉल होता है। समझ के चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, देखिए CnH2n जो होता है सामान्य सूत्र, मतलब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन से ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो CnH2n का होता है सामान्य सूत्र क्या, तो होता है यहाँ पे एल्कीन। क्या होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एल्कीन होता है। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, जो फेरस होता है उसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है। तो ऑप्शन बी जो इसका है बिल्कुल सही उत्तर है, वो 26 होती है। ठीक है, लोहे की परमाणु संख्या। चलते अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 22 नंबर। कह रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व क्या होते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है मिश्र धातु है, इसमें लोहे और कार्बन के अलावा और कौन कौन तत्व रहते हैं। तो जो चारों ऑप्शन से आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन सी यानी निकेल और क्रोमियम। ठीक है, इसमें मौजूद रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किन किन तत्वों का संगठन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है 23 कि पीतल, पीतल एक क्या है, धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है। दोस्तों जो पीतल होता है वो होता है एक मिक्सचर मेटल होता है, यानी मिश्र धातु होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पे पीतल जो होता है, यानी पीतल में तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, तांबा और जिंक का, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, जी से याद कर सकते हैं, यानी पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। जो पीतल होता है बराबर तांबा प्लस जिंक। ठीक है, तो पिताजी आप याद रख सकते हैं, पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, याद रखिएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, ठीक है ध्यान से, कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, और बी है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है NO2O यानी सोडियम ऑक्साइड, और ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, यानी बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से अम्ल कौन है, एसिड कौन है। तो आप जानते हैं ये है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो H2SO4 क्या होता है, अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन के सामने है 25 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, यानी प्राकृतिक इंडिकेटर कौन है, मतलब नेचुरली उसको कोई इंसान ना बनाया हो, वो ऑटोमेटिक इस धरती पे कुदरती रूप से, नेचुरली प्राकृतिक रूप से बना हो। ठीक है, तो वो कौन सा है, इसमें ऑप्शन से ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है हल्दी, और ऑप्शन बी कह रहा है मिथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी कह रहा है केनोप्थिलीन, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं भाई हल्दी तो कोई इंसान बनाया नहीं, हल्दी तो सदियों सदियों से है धरती पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हल्दी इज राइट आंसर। ठीक है, तो हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो जो OH अभिक्रियाशील मूलक वाले जो यौगिक होते हैं उनको हम कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं, अल्कोहल होते हैं। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अल्कोहल कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो जल के साथ अपक्रिया करके ना ऑप्शन डी देता है, यानी एथाइन देता है। ठीक है, एथाइन इज राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, इसको एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है ना तो उसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। ठीक है, चलते हैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है। ठीक है,
देखिए ओजोन ओजोन के एक अणु में, ठीक है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों 3 होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 3 कहलाता है, ठीक है। 3 होता है। ओजोन जो होता है ना, जो कहते हैं O3, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और ओजोन का एक अणु है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। ये अणु परमाणु आप दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ठीक है। अणु से छोटा परमाणु होता है और परमाणु से बड़ा तो अणु ही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 29 आपके सामने है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है। तो जो कमरे के ताप पर द्रव में रहने वाली जो धातु होती है वो पारा होती है। क्या होती है? पारा, मरकरी, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है 30 आपके सामने, एक सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। बिल्कुल सरलतम, बिल्कुल मतलब आसान सरल जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन है। जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? CH4 मीथेन हो जाएगा। सबसे पहले ही ना आता है तो यही सरल है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 31, कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो क्षारीय बेसिक ऑक्साइड कौन है इसमें बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है बिल्कुल वो है ऑप्शन डी, यानी सोडियम ऑक्साइड, Na2O है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। समझ गए? तो ये करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी, ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का, ठीक है। तो जो बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, NaHCO3 एंड टार्टरिक अम्ल का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है कि न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दी गई। जो न्यूक्लियस या केंद्रक जो शब्द है किन के द्वारा दी गई, ठीक है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, रॉबर्ट ब्राउन महोदय थे, उन्होंने इस न्यूक्लियस शब्द को दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है कि पौधे में किस रूप में जमा होता है। जो भोजन होता है पौधे में किस रूप में जमा होता है दोस्तों। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो ऑप्शन है ए, ग्लूकोज के रूप में। जाहिर सी बात है कि पौधा क्या बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल होता ही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से और उसके बाद से नीचे ज़मीन से खनिज लवण जल लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, पौधे क्या करते हैं, तो उसको बनाते हैं मिक्स करके अपना खाना, यानी ग्लूकोज बनाते हैं, समझ गए ना। तो वो उसी रूप में क्या होता है, वो पौधों में जमा होते हैं, वही उनका भोजन है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है 35, ठीक है, यानी प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। तो जो प्रसिद्ध जिसका मतलब पुस्तक है ये माइक्रोग्राफिया, द माइक्रोग्राफिया, ये लिखी गई थी ऑप्शन डी यानी रॉबर्ट हुक द्वारा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक महोदय ने क्या लिखा था, द माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखा था, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वगैरह 36 कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधे हो चाहे पशुओं की जो कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव जो होता है हृदय वो किससे घिरा होता है। तो एक झिल्ली होती है, जो उस झिल्ली से हार्ट घिरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम जो लेयर होता है उससे घिरा होता है, ठीक है। तो ये उसको हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है आपके सामने यहाँ पे 38 कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बीजांड की ओर यानी बीजांड जो होता है अंडाशय, किसी भी फूल का अंडाशय जो होता है, तो कह रहा है बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है। तो कारण इसका है ऑप्शन बी, यानी केमोट्रोपिज्म होता है, केमोट्रोपिज्म कहलाता है, ठीक है, जिसमें कि बीजांड की ओर क्या होता है कि पराग नलिका की वृद्धि होती है, ठीक है, उसकी ओर, बीजांड की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है 12 से 20 दिन, ऑप्शन बी है 2 से 3 महीना, ऑप्शन सी है 20 से 30 दिन और ऑप्शन डी है 4 से अधिक महीना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी 12 से 20 दिन होती है WC जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स की जीवन अवधि, ठीक है, उनका जो
लाइफ का टेन्योर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 40 आपके सामने कि पितरस कहाँ से स्रावित होता है। पितरस कहने का मतलब जहाँ से बनेगा वहीं से स्रावित होगा ना, जहाँ से बनेगा स्रावित वहीं से होगा ना। तो पितरस बनता है कहाँ, यकृत में बनता है, तो यकृत से स्रावित होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है यकृत है। इसको आप जिगर कह सकते हैं, लीवर कह सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 41 आपके सामने है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दोस्तों जितने भी होते हैं इंसेक्ट्स, कीट जितने होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर है, ठीक है। यानी मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है 42 कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया रोग, ठीक है, ठीक है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन की मतलब खून की कमी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपके सामने है 43 कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग होते हैं, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल में जो अवशेषी अंग है जिसका कुछ काम नहीं, अवशेषी अंग मैंने कहा जो बिना काम का हो, यानी सारे जो मनुष्य का जितना अंग है बॉडी में, ठीक है, वो सब काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा अंग बच गया है जो किसी काम का नहीं है, अवशेषी है, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, यानी जो अपेंडिक्स होता है, ठीक है, अपेंडिक्स, ठीक है, जो बड़ी आंत का एक पार्ट है। तो ये क्या है, ये अवशेषी अंग होता है, ठीक है, मनुष्य के आहार नाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। तो ये सी है इसका बिल्कुल सही उत्तर। प्रोटीन का पाचन करना क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। चलते हैं क्वेश्चन 45 पे। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि मुख गुहा में, यानी जो मुख गुहा होता है उसमें आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटीन, ऑप्शन बी कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी कह रहा है वसा और ऑप्शन डी कह रहा है न्यूक्लियक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो ऑप्शन बी है, ठीक है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पहले जो मुख में जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जितने स्टार्च जैसे हम खाते हैं, जैसे रोटी खाए चावल खाए, तो उसमें जो है स्टार्च होता है मंड, उसका पाचन पहले होता है मुख में, ठीक है। तो स्टार्च क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो क्वेश्चन 46 कह रहा है आपके सामने कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन जो वाहक होता है वो क्या है, आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होता है, वो ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। दोस्तों जो रक्त होता है, रुधिर होता है, ब्लड होता है, उसमें शर्करा जो होता है, मतलब कह सकते हैं उस शुगरनेस, ब्लड में शुगरनेस, मीठापन, ठीक ना, उसी को बोलते हैं शर्करा। उस स्तर का नियंत्रण कौन करता है, तो वो करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है। अगर इंसुलिन की कमी पड़ जाए तो आदमी को क्या, डायबिटीज़ हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, यानी ब्लड का मीठापन ज़्यादा हो जाता है, शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको कहते हैं शुगर बढ़ जाना, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है हार्मोन, यही उसका नियंत्रण करता है, रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रण करता है, ठीक है, इंसुलिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 48 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। दोस्तों तो जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन सेल, यानी तंत्रिका कोशिका होती है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये पाई जाती है मस्तिष्क, ब्रेन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49 प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। दोस्तों तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं मेनली, क्या है, 2 नियम हैं, समझ गए ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। दोस्तों देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। दोस्तों जो अवतल लेंस का जो आवर्धन है वो है होता है m बराबर v बटा यू। क्या होता है, m बराबर होता है v बाई यू। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी दिया है m बराबर v बटा यू इज अ राइट आंसर, ठीक है, समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है दर्पण का सूत्र है, यानी दर्पण सूत्र क्या होता है बताइए। तो यहाँ ऑप्शन ए में है 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे बराबर होना चाहिए 1/f, ठीक है। ये है ऑप्शन बी, कह रहा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन सी कह रहा है 1/f पर प्लस 1/u बराबर 1/v। ऑप्शन डी कह रहा है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यानी आप जानते हैं कि दर्पण सूत्र में कहीं भी माइनस नहीं होता है, ठीक है, उसमें प्लस 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 सब जगह होता है। यहाँ पे जो होना चाहिए ऑप्शन ए में, ठीक है, यहाँ पे प्लस के स्थान पे होना चाहिए बराबर, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, तो मिरर फार्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो
प्रकाश के किस घटना में होता है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन ए कह रहा है प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसी घटना में ये भी घटना होती है, टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन कह रहा है 53, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो अभिसारी लेंस कहलाता है ऑप्शन बी, अभिसारी लेंस कहलाता है उत्तल लेंस। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। क्योंकि क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया, और ऐसे बाएं से समानांतर किरणें ऐसे आ रही होती हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इन किरणों को एक जगह अभिसरित करता है, केंद्रित करता है एक पॉइंट पे, ठीक है। यानी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस लेंस को, उत्तल लेंस को यानी कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। समझ गए। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन 54 कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अक्सर आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है। वास्तविक तो बनता नहीं है भाई। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, रियल नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है, ठीक है, वर्चुअल बनता है, दर्पण के पीछे बनता है अक्सर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 55 कह रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो प्रकाशिक जो माध्यम होता है वो दो ही प्रकार का होता है, ठीक है, पारदर्शक और अपारदर्शक, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार का होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है 56 क्वेश्चन नंबर कि डायनेमो इसको कहते हैं जनित्र, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, वो है ऑप्शन बी, ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वगैरह 57 कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, वो होता है ऑप्शन सी, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस में होगा मान, तो माइनस में है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सही है ऑप्शन सी। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन डी में भी सेम लिख दिया है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस लिखता तो मैंने ये इज नहीं होता, मतलब दोनों सेम दे दिया है, तो मैंने कोई एक हो जाएगा, नहीं यही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है आवेश, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 58 पे। कह रहा है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। दोस्तों जो खिलौना होता है उसमें शुष्क सेल होता भरा जाता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सूखा सेल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है, ठीक है, ऊर्जा कहलाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। कह रहा है कि निम्न में कौन विस्थापन अपग्रेड उदाहरण है। दोस्तों विस्थापन प्रक्रिया क्या होती है, यानी जिसमें कोई धातु का विस्थापन होता है, ठीक है, यानी जिसमें क्या हो, किसी पदार्थ का विस्थापन हो जाए, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे दिया गया है कि Fe फेरस है, प्लस यहाँ पे क्यूप्रिक सल्फेट है, यानी कॉपर सल्फेट दिया गया है। ये क्या हुआ है यहाँ से, यानी इस कॉपर सल्फेट के विलयन होगा और यहाँ पे लोहा होगा, फेरस होगा, ठीक है। जब दोनों में रिएक्शन कराया जाएगा, अभिक्रिया होगा, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से ना इस कॉपर को विस्थापित कर देगा, यहाँ पे भेज देगा ये फेरस, और खुद यहाँ पे आके बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके यहाँ से हटा के और खुद इस कॉपर के स्थान पे यहाँ पे फेरस बैठ गया है, ठीक ना। यानी यहाँ पे क्या हो रही है, विस्थापन क्रिया हो रही है कि नहीं, कि यहाँ से कॉपर का विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फेरस है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को, जो कि लोहा से कम अभिक्रियाशील है, उसको विस्थापित कर देता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 61 पे, ठीक है। तो कह रहा है 61 कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी श्वेत होता है। भाई सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर जैसी बात कैसा श्वेत होता है, तो श्वेतन होगा, कुछ कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 62 कि निम्नलिखित में लवण कौन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में लवण कौन है बताइए। तो ऑप्शन ए कह रहा है NaOH, ऑप्शन बी कह रहा है NaCl, ऑप्शन सी कह रहा है HCl, ऑप्शन डी कह रहा है KOH। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है, यानी NaCl को बोलते हैं लवण, ठीक है। यही क्या है, सोडियम क्लोराइड या लवण होता है, सॉल्ट कहते से कह सकते हैं।
दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि तूतीया यानी नीला थोथा का अणुसूत्र है। तो नीला थोथा का होता है अणुसूत्र, वो है इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। ठीक है, तो CuSO4 इंटू 5H2O क्या होता है, इसको बोलते हैं नीला थोथा या तूतिया बोला जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है NO2B4O7, ये इसको बोला जाता है बोरेक्स। ठीक है, और ये डी क्या है, कास्टिक पोटास है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है ये 64 वाला, कह रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है। तो गंधक को बोलते हैं सल्फर। ठीक है, सल्फर को बोलते हैं गंधक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है 16। तो 16 क्या होता है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 65 पे। ये कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु का होता है ऑक्साइड कितना, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अम्लीय इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है कि कार्बन है, तो कार्बन क्या है, तो कार्बन होता है अधातु, नॉन मेटल है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन से ध्यान से पढ़िए ऑप्शन और बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों हम जितना भी लगा रहे हैं MCQ, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसका खुद से एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी C2H4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों, तो क्यों का आंसर ये है कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन श्रृंखला के मध्य, यानी कार्बन श्रृंखला के मध्य 2 कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, हर जगह सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, तो उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसके विपरीत जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन श्रृंखला के मध्य क्या मिले, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिले। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्या है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के मध्य यहाँ पे। ठीक है, तो इस हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिए हैं, यानी इसके चारों तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन होगा वो संतृप्त होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम दे दें ऐसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं हमको डबल और ट्रिपल भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा असंतृप्त। क्या होगा, ये असंतृप्त हो जाएगा। जहाँ पे सिंगल वो संतृप्त, जहाँ पे डबल या ट्रिपल वहाँ पे असंतृप्त। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C2 है, H4 है। ठीक है, तो C2H4। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे C2 हो गया और H4, यानी C के साथ 2 H लग जाएगा और इस C के साथ 2 H लग जाएगा। ठीक है, यानी C2 हो गया और यहाँ पे 2 इधर H हो गया, 2 इधर H हो गया, तो 4 H हो गया, C2H4 हो गया। और आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसलिए क्या कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 68 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 68 कर रहा है आपके सामने है, कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ पे है ऑप्शन जो सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, C6H6। ठीक है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संरचना होती है इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। तो ये एरोमेटिक फॉर्म में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 69 पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो दोस्तों, तो इन चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कार्बन, हीलियम, चांदी और हाइड्रोजन, तो इनमें सबसे जो इसका सही उत्तर है अक्रिय गैस में, तो है ऑप्शन बी। तो हीलियम क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, अक्रिय गैस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नांकित में कौन उपधातु है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का, वह इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं एंटीमनी। ये क्या हो जाएगा, ये है उपधातु कहलाता है, उपधातु है आवर्त सारणी में। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं इसके बाद ये कॉपर, निकल और फेरस क्या सब धातु है, जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपधातु। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कॉमन सेंस से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप जब जानते होंगे कि जो फेरस क्या है, फेरस लोहा है तो लोहा धातु होगा, निकल क्या है वो भी धातु ही है। ठीक है, और कॉपर क्या वो भी धातु है। ठीक ना, तो ये जब तीनों धातु ही हैं तो जो बीच वाला बच्चा है एक वह उपधातु होगा, तो इज राइट आंसर। ठीक है, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे।
पौधों में श्वसन होता है दोस्तों, जो पौधों में श्वसन होता है वो कहाँ पे होता है, तो पत्तियों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है, तो हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन बीमारी होती है, तो वो होती है न्यूमोनिया। क्या होती है, तो न्यूमोनिया होती है श्वसन तंत्र से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 74 पे। तो एंड्रोजन क्या है दोस्तों, तो एंड्रोजन क्या है, ये नरलिंग हार्मोन है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बात कर सकते हैं आप टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो नरलिंग हार्मोन जो होता है एंड्रोजन, उसका एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो जो यहाँ पे एंड्रोजन है वो क्या है, नर हार्मोन है। क्या है, नर हार्मोन है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। यहाँ पे है आपके सामने कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है नियंत्रित होता है किससे होता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो एड्रिनल होता है, ठीक है, इससे होता है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप और जो होता है हार्ट स्पंदन, वो यहाँ से कंट्रोल होता है एड्रिनल से। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। कह रहा है एकलिंगी पादप का उदाहरण है, जो एकलिंगी पादप का जो उदाहरण होगा वो इसका, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन चारों है इनमें जो सबसे सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी जो पपीता होगा ये एक एकलिंगी पादप है। क्या है, एकलिंगी पादप है। ठीक है, एकलिंगी पादप से मतलब इसमें स्त्रीकेसर और क्या बोलते हैं उसको, यानी जिसमें मादा भाग और नर भाग दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एकलिंगी बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, तो क्वेश्चन नंबर 77 पे। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से। निम्न में कौन मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो निम्न में कौन मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, आप देख सकते हैं दोस्तों। कह रहा है ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी कह रहा है गर्भाशय, और ऑप्शन सी कह रहा है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी कह रहा है डिंबवाहिनी। दोस्तों जो अंडाशय होता है ये भी मादा का ही भाग होता है, गर्भाशय होता है ये भी मादा का ही भाग होता है, डिंबवाहिनी जो होती है वो भी गर्भाशय से लगी जो पाइप होती है जिसको बोलते हैं फिलोपियन नलिका वो होती है। लेकिन शुक्रवाहिका इसमें शुक्राणु गमन करते हैं, जिस नलिका में शुक्राणु गमन करते हैं, तो जैसे शुक्राणु कहाँ होते हैं दोस्तों, तो पुरुषों में होते हैं, यानी मेल में होते हैं, तो नर में होते हैं शुक्राणु। तो इसलिए यहाँ पे जो शुक्रवाहिका है वो नर जननतंत्र हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि ये मादा जननतंत्र नहीं है, इसलिए हमारा ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 78 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि द्विखंडन होता है। तो फ्रेंड्स द्विखंडन किसमें होता है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए कह रहा है पैरामीशियन, ऑप्शन सी बी कह रहा है अमीबा, ऑप्शन सी कह रहा है लेशमिनिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है सब में होता है, तो द्विखंडन इनमें सब में होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है, तो कहाँ से, तो बनता है वृषण से। कहाँ से सर, तो वृषण से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि मानव मस्तिष्क का भार होता है, जो मानव मस्तिष्क होता है ह्यूमन ब्रेन होता है उसका औसत भार कितना होता है, एवरेज उसका वेट कितना होता है दोस्तों, तो 1.4 kg होता है। कितना होता है, 1.4 kg। ठीक फ्रेंड्स, तो दोस्तों जितना हम MCQs देखे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का सेकेंड पाली में। ठीक है, ये साइंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बार बार इसको देखेंगे वीडियो को, यानी इससे भी लगाएंगे क्वेश्चंस को, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लड़ता है, मैच करता है। ठीक ना दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में अपना शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे आप जुड़ जाइएगा। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।